हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड विद उत्तम वर्मा। अब हर रोज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें 3-4 एडिटोरियल तो होते ही हैं। अब अगर उसके नोट्स बनाने जाओ, पढ़ने जाओ, ध्यान से समझने जाओ, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जहां हम एडिटोरियल्स को डीकोड करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके कोर आर्ग्यूमेंट्स को, प्रो कॉन्स देखेंगे एकदम मीन्स की तरह। एंड इसमें एक और खास बात है जहां हम जीएस से लिंक भी करेंगे। ये एक रेडीमेड आंसर बनेगा और इसके नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो ऊपर क्यूआर है वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंट के कुछ आर्टिकल्स मैंने उठाए हैं। पहला आर्टिकल था हेल्दी टैक्स, दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू टैक्स फूड्स विच इज हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। रिसेंटली आपने देखा होगा तो इंडिया जो है, इट इज सफरिंग फ्रॉम डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट। तो भाई अंडर न्यूट्रिशन तो सफर कर ही रहा है ना, स्पेशली इन रूरल बेल्ट, स्पेशली इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न स्टेट्स, तो वहां अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा है, स्टंटिंग, वेस्टिंग। बट इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन। माल नरिशमेंट का एक और फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ठीक है, ओबेसिटी, राइट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अब ये क्यों है, ये क्या बोलते हैं इसको, लाइफस्टाइल डिसीजेस, जो कि लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, राइट। तो इंडिया सफरिंग फ्रॉम बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो जो कीवर्ड आपके लिए है वो है डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सिमिलरली एक और कीवर्ड आप याद रख सकते हैं कि अगर इसमें मैंने हिडन हंगर भी इंक्लूड कर दिया, देखो हम आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसके अलावा और एक्स्ट्रा भी जाएंगे। अगर मैंने उसमें हिडन हंगर भी डाल दिया, हिडन हंगर मतलब क्या होता है, जहां माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसीज आ जाती है, इसको भी अगर ऐड कर दिया तो दोनों को मिला के कहते हैं ट्रिपल बर्डन। दोनों को मिला के कहेंगे ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, राइट। देखते हैं, तो इंडिया इज सफरिंग, द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम बेसिकली ओबेसिटी एंड ऑल। ठीक है, एंड ये चीज कंफर्म कर रही है आपकी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया था, राइट। दैट रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा है शोड दैट इन इंडिया स्टंटिंग और जो वेस्टिंग है, राइट, इट कंटिन्यूज टू बी कॉज ऑफ कंसर्न। कॉज ऑफ कंसर्न अभी भी है ये, ठीक है। बट देर इज शार्प राइज इन एडल्ट ओवरवेट एंड ओबेसिटी, besides diet related metabolic conditions cannot be ignored anymore। मतलब it is now a growing burden on the government of India। ठीक है, और इसी को बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है, इट रिकमेंडेड मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन में लेबल होना चाहिए कि वेदर जितना जो पैकेज फूड है वो कितना शुगर है, मतलब कितना उसमें फैट्स है एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, इन्फॉर्म चॉइसेस। सेकंड, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स भी रिकमेंडेशन दे चुकी है कि भाई बताओ टू इंक्लूड द शुगर कंटेंट इन द बेबी फूड्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, इन क्या, लेट्स फिक्स आवर फूड। तो ये कंक्लूजन का लाइन बन सकता है आपका, लेट्स फिक्स आवर फूड। ठीक है, अब इसी को हमने डिटेल नोट्स में हम करते हैं। अभी तक हमने देखा पहला अंडर न्यूट्रिशन, जिसका मतलब था चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन। उसके बाद सेम ओवर न्यूट्रिशन जो इस आर्टिकल के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है, विच मीन्स यू हैव ओबेसिटी, डीलिंग विद ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हिडन हंगर। तो ये कीवर्ड आपको याद रखेंगे। तीन चीज हमने सीखी। लेट्स स्टार्ट, राइट, दैट इंडियाज double burden of malnutrition and it is a case for taxing foods which are high in fat, sugar and salt। तो इंडिया के पास हमेशा से चैलेंज था, क्या चैलेंज था, अंडर न्यूट्रिशन वाला चैलेंज तो हमेशा से था। बट इवॉल्विंग लाइफस्टाइल्स हैज नाउ लेड अ क्यूरियस फेनोमेना ऑफ ओवर न्यूट्रिशन एट इज डोर। ठीक है, इट मीन्स दैट, राइट, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, मोर अर्बनाइजेशन, ठीक है, कीवर्ड है, कॉमा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या है हमारा, फॉल्टी है, वेरी पुअर और पुअर अर्बन प्लानिंग, पब्लिक स्पेस नहीं है, वॉकेबल स्पेस नहीं है। देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, देन हाई प्रोसेस्ड फूड्स, राइट, ये खाते हैं हाई प्रोसेस्ड फूड्स, प्लस अर्बन एरिया में क्या, एडल्टरेटेड फूड ज्यादा है। ठीक है, देन चेंज हो गया आपका शॉपिंग बिहेवियर, 10 मिनट्स हर चीज में चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है, ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड ऑल ये सब बढ़ रहा है, कैलोरी डेंस फूड्स खा रहे हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी यही कह रहा है, इट शोज दैट स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन एक कंसर्न है, नो डाउट, इन स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट्स। बट राइजिंग ओवरवेट, ठीक है, adult overweight and obesity is a major concern। तो इंडिया इज विटनेसिंग वन मोर कीवर्ड फॉर यू, न्यूट्रिशन ट्रांजिशन विच इज हैविंग डबल बर्डन ऑफ malnourishment। जहां अंडर न्यूट्रिशन तो परसिस्ट कर ही रहा है, साथ में ओवर न्यूट्रिशन और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इससे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जो इंडिया में डेथ का शेयर है ड्यू टू एनसीडीज, इट हैज रोज टू 62%। मतलब इंडिया में अगर 100 डेथ हो रहा है उसमें 62% डेथ, मतलब 62 लोगों का डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से हो रहा है, मतलब लाइफस्टाइल डिसीज से हो रहा है, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ऑल। ठीक है, एंड बाकी जो लगभग 38 डेथ्स हो रहे हैं वो जो कम्युनिकेबल डिसीज से हो रहा है। ठीक है, अब इसी में पार्लियामेंट्री कमेटी और आईसीएमआर का जो रिपोर्ट है, दोनों कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमको कुछ इंटरवीन करना चाहिए। देन व्हाई दिस हेल्दी टैक्स इज नीडेड,
बिकॉज इट विल डिस्करेज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड विच आर हाई इन कैलोरी डेंस, है ना, फैट शुगर सॉल्ट वाले फूड्स में अगर टैक्स लगाते हैं तो हमेशा जो है क्या होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में जब फाइन्स बढ़ाए गए तो ट्रैफिक वायलेशन कम होने लगे, सिमिलरली इट इज टैकलिंग डिमांड साइड। देन इट विल आल्सो नज कंज्यूमर्स, बिकॉज क्या है, इन्होंने बात की थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कि आप न्यूट्रिशन लेबलिंग इन्फॉर्मेशन सामने लगाएंगे कि भाई उस फूड में क्या क्या है प्रॉपर तरीके, कितना वो सॉल्ट ज्यादा है, कितना उसमें शुगर है, ठीक है, कितना फैट है प्रॉपर तरीके से। तो इट विल नज कंज्यूमर्स टुवर्ड हेल्थियर चॉइसेस एंड विदाउट आउटराइट बैन ऑन प्रोडक्ट्स। बैन करना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, तो आप इन्फॉर्म करो, ठीक है। Then it will reduce obesity and diet related NCDs. It will lower long term health cost on the system because गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे बचेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से, एंड वो जो पैसे जो बच रहे हैं, जो सेविंग्स हो रहे हैं, वो वापस पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में गवर्नमेंट लगा सकते हैं। तो इट विल लीड टू सेविंग्स, ठीक है, इट विल दिस लीड टू डेडिकेटेड रेवेन्यू फॉर दिस, है ना, रेवेन्यू क्रिएट होगा, इससे बच रहा होगा पैसा। देन इट विल चेंज कंज्यूमर बिहेवियर एट द पॉइंट ऑफ परचेस रादर देन ओनली ट्रीटिंग डिसीज, ठीक है, तो कंज्यूमर का अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। सो इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है मैंडेटरी फ्रंट ऑफ द पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, दिस इज वन कीवर्ड फॉर यू, ठीक है। हेल्थ वार्निंग लेबल्स ऑन फूड्स व्हिच आर हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट, हेल्थ टैक्स ऑन सच फूड्स, ठीक है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच आर प्रमोटिंग अनहेल्दी फूड्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्सेस शुगर कंटेंट इन स्पेशली इन बेबी फूड्स। फाइन, अब कैंपेन चल रहा है लेट्स फिक्स आवर फूड, राइट, देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड एंड देयर शुड बी हेल्थियर स्कूल फूड एनवायरनमेंट, ठीक है, देयर शुड बी स्ट्रॉन्गर पब्लिक अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशन लिटरेसी कैंपेन। ये सब कीवर्ड्स आप डायरेक्टली अपने GS2 जो हंगर वाला पार्ट है, जो हेल्थ वाला पार्ट है, वहां लिख सकते हैं। ग्लोबल एविडेंस भी आप ग्लोबल एग्जांपल्स देखें, वहां भी हेल्थ टैक्स लगाया हुआ है कंट्रीज ने। तो WHO ने रिकमेंड किया हेल्थ एंड शुगर टैक्सेस सिंस 2017, केरल ने भी लगाया हुआ है अपने स्टेट में, ठीक है। तो 133 कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड और इंट्रोड्यूस अ न्यू हेल्थ टैक्स, ठीक है। एंड कोलंबिया में क्या है, जंक फूड लॉ है विच इज हैविंग टैक्स ऑन हाई शुगर पैकेज फूड्स। अब वो 10% था, अभी वो, ठीक है, 20% तक आ गया। नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज की बात करें, ठीक है, तो दे हैव आल्सो स्पेसिफिकली टैक्स्ड अनप्रोसेस्ड शुगर एंड शुगर एडेड फूड्स, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जांपल्स भी हमको देखते हैं, ये आप ऐसे में यूज करो, एथिक्स में यूज करो, फाइन। देन इसी में एक डेटा है जो ICMR का डेटा आ रहा है दैट 17 मिलियन चिल्ड्रन एडोलेसेंट जो है दे आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय दिस ओबेसिटी एंड अनहेल्दी डाइट लिंक कंडीशंस। अगर बात करें डेटा की, तो इंडिया में चाइल्ड ओबेसिटी सेकंड नंबर पे है इंडिया चाइल्ड ओबेसिटी में, एंड वो बढ़ रहेगा। दिस नंबर वुड कुड क्रॉस 27 मिलियन बाय 2030, ठीक है। वे फॉरवर्ड ये क्या करोगे, कैलिब्रेटेड हेल्थ टैक्स ऑन फूड्स व्हिच आर हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट, स्ट्रेंथन अवेयरनेस, क्या कैसे, इन्फॉर्म चॉइसेस आपको देने पड़ेंगे, तो भाई फूड लेबलिंग को स्ट्रेंथन करना, एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना। देन वी शुड प्रमोट हेल्दी स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसीज, इंक्रीज न्यूट्रिशन लिटरेसी, नाउ दिस इज वेरी गुड कीवर्ड, ठीक है। कैसे करोगे, सस्टेन पब्लिक कैंपेन से। सो देयर शुड आल्सो बी होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जहां आप टैक्सेशन, रेगुलेशन, अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चारों को साथ में लेके चलोगे। अभी यही इशू इंडिया में, हर एक डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, साथ में आगे काम करना, तभी राइट NCDs कंट्रोल हो पाएगा। तो कंक्लूजन यही है, इंडिया का जो न्यूट्रिशन चैलेंज है वो टू साइडेड है। अंडर न्यूट्रिशन कम हुआ है बट गया नहीं है, प्लस ओवर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। एक और चैलेंज आ रहा है, हिडन हंगर, ठीक है। इसीलिए वेल डिजाइंड हेल्दी टैक्स पेयर्ड विद लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड बेसिकली स्कूल लेवल रिफॉर्म्स, ठीक है, कैन करेक्ट दिस डाइटरी चॉइसेस बिफोर दिस NCD जो बर्डन जो कंपाउंड होगा उसके पहले ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में के चैनल में, जो ऊपर आपको ये PDF दिख रहा होगा, ये QR दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कैन बी डन टू कर्ब पेपर लीक्स एंड इंश्योर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। अगर ये आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा पेपर लीक जो हुआ है अभी नीट 2026 का हुआ है, उससे पहले इफ यू सी तो नीट 2024 में भी हुआ था पेपर लीक, ठीक है, एंड UGC नेट 2024 का भी हुआ था। नाउ जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, ठीक है, UGC नेट, नीट, ये सब किसने कराया था, NT इज अ कॉमन पॉइंट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ ठीक, ये जो रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 में रजिस्टर्ड है, मतलब 1860 में रजिस्टर्ड है, मतलब दिस इज काइंड ऑफ एन NGO, है ना, तो उसके पास उतना पावर नहीं है, ठीक है। अब CBI ने इन्वेस्टिगेट किया था नीट 2024, फाइन। अब शुरू में अरेस्ट हुए थे, मीडिया कवरेज हुआ था, ठीक है, बट दिस इज द मेन फैक्ट, यू शुड नो दिस, कि भाई CBI ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है, ठीक है, एंड CBI हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज नो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस ऑफ अ कन्वेंशनल पेपर लीक अंडर दिस BNS। तो पेपर लीक को जो उन्होंने डिफाइन किया होगा, बहुत नैरो डिफाइन किया होगा ऑब्वियसली, उस वजह से कोई भी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं मिला है कन्वेंशनल पेपर लीक का, मतलब कोई भी अरेस्ट, किसी को भी सजा नहीं मिली, तो कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। तो मतलब पेपर लीक हुआ बट किसी को सजा नहीं मिली, ठीक है, राइट। सो अगर यही रिपीटेड एग्जामिनेशन क्राइसिस हमेशा होते रहेगा, और क्या हो जाएगा, पेपर लीक का आपने जो डेफिनेशन किया है, जो भी आपके डिफाइन किया हुआ बहुत नैरो किया है, ऑब्वियसली आप किसी को पकड़ ही नहीं पाएंगे, फाइन। तो कैसे पेपर लीक डिफाइन होता है, ट्रेडिशनली पेपर लीक रेफर टू, पेपर लीक मतलब क्या होता है कि भाई डिस्क्लोज हो गया क्या, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन से पहले,
अब वो कहाँ से लीक हुआ होगा, हो सकता है प्रिंटिंग स्टेज में लीक हुआ हो, जब पैकेजिंग हो रहा है तब लीक हुआ हो, ठीक है, जहाँ स्टोर किया हो वहाँ लीक हुआ हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में लीक हो गया हो, मतलब ना डाइवर्ट कर दिया होगा, ठीक है। बट अभी एक और महाराष्ट्र का टीटी केस है, टीटी एग्जाम था, वहां भी लीक हुआ, जो कि यही पेपर लीक को दर्शाता है, जहां कोडेड प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर लीक हुए, ठीक है। अब जब नीट की बात करें, यूजीसी की बात करें, जो बड़े एग्जाम है वहां कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, जहां और बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन का सेटिंग, कौन है क्वेश्चन सेटर, कौन क्वेश्चन मॉडरेटर है, कौन ट्रांसलेट करेगा, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, फिजिकल जो पेपर है वो डिजिटाइज हुआ है, देन लास्ट में फाइनल फाइनल कंपाइलेशन, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों को पहले से ही प्रिविलेज एसेस होता है, यहाँ से भी हो सकता है पेपर लीक, और नीट का जो चीजें हो रही है यहाँ से, ठीक है, प्लस इंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन सेटर, है ना, यहाँ से पॉसिबल है कि लीक हो जाए, ठीक है। तो नीट का जो कंट्रोवर्सी है, यूजीसी नेट का जो कंट्रोवर्सी है, यहाँ से, ये जो ऊपर वाला फैक्टर हमने देखा, यहाँ से आता है कि भाई डायरेक्टली पेपर नहीं मिल रहा बाहर, ठीक है, बट इसमें जो लोग हैं हो सकता है उन्होंने कुछ क्वेश्चन निकाल लिए हो, राइट। तो सर्कुलेशन ऑफ हाईली टारगेटेड गाइडेड पेपर्स, अब गाइडेड पेपर निकल रहे थे, है ना, उधर होता है कि एग्जामिनेशन के पहले प्रैक्टिस पेपर, और ये जैसे जहाँ प्रेडिक्ट करते हो उसमें कुछ क्वेश्चन से वही लगभग फंस गया, तो डायरेक्टली वो जो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, राइट, मतलब किसी को पहले से एक्सेस था, उसने वो गाइडेड पेपर में डाल दिया और वहां से हुआ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है कुछ प्रिविलेज लोगों के बीच, वहां से वो चीज निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, दैट एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी डिटेल में है कि भाई रिपीटेड एग्जाम कंट्रोवर्सीज हो रही है, एंड इट हैज क्रिएटेड अगेन डिबेट ऑन दिस इंडिया का एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी, ठीक है। कौन कर रहा है, एनटीए, एनटीए इज अ कॉमन पॉइंट, पावरफुल नहीं है। अब एक्ट तो पास हो चुका था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी अभी भी नहीं है, बिकॉज सजा हुई नहीं 2024 में, और 2026 वाले में अभी चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। इशू जो है पेपर लीक से बड़ा है, राइट, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में बात कर रहा है, और पूरे एग्जामिनेशन के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहला पेपर लीक के बारे में बोलते हैं, तो नैरो सेंस में डिफाइंड है, इस वजह से दिक्कत है, ठीक है। नैरो सेंस में कैसे डिफाइंड है, मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ अ प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर का विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिट डिस्क्लोज हो जाना, कहां से हो सकता है, ड्यूरिंग प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये पेपर लीक का डेफिनेशन है। बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, है ना, जो हमने देखा कि भाई क्वेश्चन सेटर जो है वहां से हो सकता है मॉडरेट जो कर रहा है, ट्रांसलेट जो कर रहा है, डिजिटाइज जो कर रहा है, कंपाइल जो कर रहा है, प्रिंट जो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, कंडक्ट, इवेल्युएशन, रिजल्ट्स, दिस इज होल एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल, ठीक है। एथिक्स के स्टडी में इस साल हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, यू शुड नो दिस, दिस इज द एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को आपको लीक प्रूफ करना होगा। अभी क्या है, बहुत कम चीजों में हम फोकस कर रहे हैं, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इन पूरे लाइफ साइकिल जो हो रहा है, एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल जो है, जो ग्रीन से आपने किया हुआ है, हाईलाइट किया हमने, तो उनके पास क्या प्रिविलेज एक्सेस है, फाइन। अब कंप्रोमाइज अगर हो रहा है इस स्टेज पे, ठीक है, तो यहां से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, तो इट विल कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसीलिए जो नीट के 2026 में गाइडेड पेपर थे ना, यहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो इशू क्या है जो आपको जानना है मेंस लेवल के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, नैरो डेफिनेशन, इट हैज लेड टू, और इट हैज नॉट अपडेटेड इटसेल्फ विद द रियल कंडीशंस, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो सीबीआई है, जो भी है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद यूजीसी नेट 2024 में भी कुछ हुआ था कि वहां इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है, कलेक्शन वाज डिलेड और देयर वाज रिप्लेसमेंट ऑफ ओएमआर शीट्स, एक्सेप्शनल ग्रेस मार्क्स वाज गिवन, फाइन। उसके बाद नियर परफेक्ट स्कोर्स आ रहे थे कुछ कुछ कोचिंग सेंटर से, कुछ कुछ सर्टेन एग्जामिनेशन सेंटर से, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी फेलियर्स, मैनिपुलेशन ऑफ कैंडिडेट और एग्जाम डेटा, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्जाम डेटा, कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम सेंटर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज अनफेयर मीन्स। उसके बाद कोचिंग नेटवर्क का एक्सेस, कोचिंग माफिया की कहते हैं। तो मतलब अभी क्या हो रहा है, जो हमारा एग्जामिनेशन जो एक्ट है अनफेयर मीन्स वाला, वो ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहा है, ठीक है, रादर देन दिस पॉइंट्स, ये ऊपर पे फोकस ही नहीं कर रहा। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करोगे तो इट कैन नॉट फिक्स ब्रीचेस, मतलब अभी देखा होगा नीट 2026 जो रीनीट हुआ था उसमें एयरफोर्स को हमने यूज किया था, वहां से ट्रांसपोर्ट करवाए थे, बट इट हैज नॉट काइंड ऑफ दिस टैकल्ड दिस इशू अभी भी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी गैप है, ठीक है। अब सीबीआई बोल रही है देयर वाज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ कन्वेंशनल पेपर लीक, जो डिफाइन किया हुआ है लॉ में, उस डिफाइनेशन से जो रियलिटी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला हुआ है नीट 24 में भी, यूजीसी वाले केस में भी, कि भाई देयर इज नो बेसिस टू प्रोसिक्यूट दिस एनटीए। तो एनटीए बार बार बच जा रहा है, एनटीए के ऑफिसर्स बार बार बच जा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने लीक किया हो, पॉसिबल है। दैट नीट 2026 जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी चार्जशीट फॉलो मतलब फाइल हो गया है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैंसिलेशन हो रहे हैं, रिकंडक्ट, अरेस्ट, ठीक है, allegations of widely circulated guided papers, cyber security के incidents, and obviously it will impact millions of candidates, ठीक है। अब नीट 2026 में भी क्या हुआ था, विसल ब्लोअर के एफआईआर से ये चीज हुआ था, मतलब एनटीए ने खुद कभी भी डिटेक्ट नहीं किया कि पेपर लीक हो गए या कुछ गाइडेड पेपर बिक रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दिख रहा है कि एनटीए का बहुत ज्यादा लूप होल है, मतलब इट इज नॉट काइंड ऑफ एम्पावर्ड
फाइन, इट इज नॉट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट काइंड ऑफ सर्वेलेंस मैकेनिज्म टू सी क्या इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। बट कैसे पता चला था नीट का लीक? विसल ब्लोअर के एफआईआर से। Fine? तो क्वेश्चन यही होता है, पैराडॉक्स है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट ही नहीं हुई एनटीए द्वारा, सो नीट 2026 कैसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्या जस्टिफाई किया? अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस था ही नहीं, ठीक है। और आगे अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए उनके पास क्या सेफ गार्ड्स हैं? देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस। देन प्रिवेंशन कर तो रहे, इट कैन नॉट बी आउटसोर्स टू सीबीआई, पुलिस और कोर्ट्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जब पेपर लीक हो जाता है तब वो एक्ट करते हैं, दे एक्ट पोस्ट फैक्टो आफ्टर अ क्राइसिस इज बीइंग अकर्ड, या फिर मतलब डैमेज इज बीइंग डन। तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो ना ये चीज होना चाहिए, इट मस्ट सिट विद द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब चेयरमैन, ठीक है। एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ से रेजिग्नेशन आ गया, एनटीए के चेयरमैन को रेजिग्नेशन देना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी शुड एक्सटेंड अक्रॉस एग्जामिनेशन साइकिल, पूरा जो एग्जामिनेशन का लाइफ साइकिल है पूरा अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी लीक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंटेसिडेंट वेरिफिकेशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्रूटिनी, दिस इज वेरी गुड कीवर्ड, पीरियोडिक रोटेशन ऑफ एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स, ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग एंड क्लियर ऑडिट ट्रेल्स। फाइन, अभी क्या हुआ है, नंदन नीलेकानी को लाए हैं टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर, ठीक है, जहां वो सब चीज करेंगे। एंड एक और चीज बोल रहा है कि इट शुड अंडरपिन पब्लिक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क, ये एथिक्स में आप कीवर्ड यूज कर सकते हो, इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जामिनेशन बॉडीज। फाइन, एक स्टैंडर्डाइज एंड टू एंड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए जो कि पूरा एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल को कवर करेगा, और वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फॉलो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में भी झारखंड में जैसे लीक होते रहता है, हर स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ आप लीक देखोगे, तो एंड टू एंड एसओपीज अगर आया तो पूरे एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल में होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक। कंक्लूजन यही है कि भाई जो एक्ट आया था दैट वाज नेसेसरी बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। अभी भी क्या हुआ है, उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि फाइन्स बढ़ा दिए, टफर पीनल लॉज हैं अभी और, ठीक है, बट जो डेफिनेशन है उस चीज में ज्यादा उसमें हैंडल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस तभी रिस्टोर होगा जब पूरा एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल लीक प्रूफ होगा, अभी नहीं है ऐसा। थर्ड आर्टिकल पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक क्रुएल्टी लॉ टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप्स। नाउ लिव इन रिलेशनशिप्स इज अ रियलिटी ऑफ इंडियन अर्बन सिटीज, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो है स्टेट भी धीरे धीरे उसको रिकॉग्नाइज करने लगा, जैसे उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन का रिकॉग्निशन है, सिमिलरली यहाँ भी वुमेन आर वल्नरेबल, तो उसमें भी वुमेन आर अनफेयर डिसएडवांटेज में है, तो इसीलिए क्या किया कोर्ट ने, जो सेक्शन 498A है, ठीक है, वो एक्सटेंड किया है प्रोटेक्शन टू वुमेन, ठीक है, लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप्स, बस उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि भाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रूएल्टी अगर अंडर क्रिमिनल लॉ, जो कि मैरिड वुमेन को दिया जाता है अंडर दिस सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, ठीक है, अब वो इट इज एक्सटेंडिंग दैट टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप्स, राइट। तो जो कीवर्ड आता है मेरे पास, इट इज बेसिकली व्हाट गुड कीवर्ड इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, जीएस में जो हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फाइन, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। सिमिलरली ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, लॉ को जुडिशरी ऐसे इंटरप्रेट करिए टू एक्सपैंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब कोर प्रिंसिपल यही है कि दिस women facing cruelty in domestic setting cannot be denied this criminal law protection merely because they have not undergone a formal marriage, लिव इन विदाउट एनी मैरिज रहते हैं साथ में, राइट। तो ये डेफिनेशन लॉ का क्या कर रहा था, सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए था, उसी को एक्सटेंड किया, ठीक है। सेक्शन 498 जो आईपीसी अभी है वो हस्बैंड और उनके रिलेटिव को राइट दिस पिनलाइज करता है, ठीक है। तो मतलब वो लीगली वैलिड मैरिज के लिए अलाउड है। अब इसीलिए जो लिव इन रिलेशनशिप में, बिकॉज लीगली मैरिड तो मैरिज हुआ नहीं, ठीक है, इस वजह से बच जा रहे थे, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है कि डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया टू कवर दोज मेन हु इंड्यूस्ड अ वुमन इनटू मैरिज दैट वाज लीगली वॉइड और वॉइडेबल। बहुत सारे मैरिड मेन होते हैं जो कि अपने रिलेशनशिप स्टेटस को छुपाते हैं, और पॉसिबल है कि किसी दूसरे वुमेन को लिया साथ में रह रहे हैं बाय हाइडिंग अ प्रीवियस सबसिस्टिंग मैरिज, होल्डिंग दैट सच मेन कैन नॉट क्लेम देयर वर नॉट हस्बैंड टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो उनके लिए आया है, मतलब इट इज काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ डेटरेंट, राइट, ऑफ फॉल प्रोमिसेस, ठीक है, और हाइडिंग दिस प्रीवियस स्टेटस ऑफ मैरिज एंड ऑल, फाइन। तो कर्नाटक दिस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडर क्वेश्चन लिया कि कैन अ मैन इन अ लिव इन रिलेशनशिप बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498 है, फाइन। तो जजमेंट ये आ रहा है कि भाई इंटरप्रेट किया एक्सपेंसिवली लॉ को, फाइन। ओरिजिनल इंटेंट क्या था सेक्शन 498 का, टू डिटर डोमेस्टिक क्रुएल्टी, ये एम था। तो इसीलिए लॉ को अडेप्ट करना पड़ेगा टू चेंजिंग सोशल रियलिटीज, और लॉ ने अडॉप्ट किया, ठीक है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि भाई अगर गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया था दैट अनमैरिड वुमेन जो है दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। बट कोर्ट ने रिजेक्ट किया बिकॉज देयर इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू लॉज, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो सिविल लॉ है, सिविल लेजिस्लेशन है, जबकि सेक्शन 498 है, ठीक है, वो क्रिमिनल लॉ है बेसिकली, ठीक है। दोनों का जो
दिस इक्वेशन, ये दोनों को इक्वल करना, इट इज काइंड ऑफ नॉट फीजिबल, बिकॉज सिविल लॉ का मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंस होगा, क्रिमिनल का ये डिटरेंट क्रिएट करेगा, बिकॉज जेल जाना पड़ सकता है। फाइन, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा प्रोटेक्टिंग अ वुमन हु वाज वंस मैरिड बट डिनाइंग द सेम प्रोटेक्शन व्हाइल शी इज कोहैबिटिंग बिफोर मैरिज हैज नो रैशनल नेक्सस एंड इज ऑफेंसिव टू आर्टिकल 14। ठीक है, बट कोर्ट ने एक टेस्ट दिया है, बिकॉज मिसयूज नाउ इंटेंट टू मैरी टेस्ट, टू डिटरमाइन कि कौन कौन से लिव इन कपल जो है इस प्रोटेक्शन उनको मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोरो किया कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, सो मतलब डिफाइन कर रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, मतलब पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए उस लिव इन रिलेशन में, sharing domestic arrangements, having sexual relationship, and holding themselves out to society as being akin to spouses। मतलब there should be intention to marry। ठीक है, इंटेंशन टू मैरी होना चाहिए, तभी उस वहां जो वुमेन रह रही है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर वो इंटेंशन एब्सेंट है तो रिलेशनशिप शुड नॉट बी इक्वेटेड विद मैरिज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वोकिंग पीनल प्रोविजन। ठीक है, ओनली रिलेशनशिप जो कि बोथ नेचर ऑफ मैरिज में है, मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, एंड कैरी द रिक्वेस्टेड इंटेंट टू मैरी आर द क्लोजेस्ट टू मैरिज इटसेल्फ, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर आर्टिकल। Fine, and for this PDF you can join this Telegram channel, I will upload it. Fine, thank you.